चक्रव्यूह में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत और आज चक्रव्यूह में हमारे साथ हैं ओपी धनखड़ साहब। बहुत बहुत स्वागत है धनखड़ साहब। नमस्कार। कृषि विभाग आपके पास है, पशुपालन आपके पास है, इसके अलावा जो ग्रामीण विकास की आपके पास बागडोर है। अभी जो ताज़ा बात है वो पंचायत चुनाव की है। पंचायत चुनाव में आप लोग कामयाब रहे कि जो आपकी सरकार जो चाहती थी कि पढ़े लिखे उम्मीदवार चुनाव लड़ें, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी। खुश तो बहुत होंगे आप। स्वाभाविक रूप से जब भी कोई व्यक्ति किसी भी मिशन को लेकर चलता है और उस मिशन को सफलता मिलती है तो उसका आनंद स्वाभाविक है। और मैं देख रहा हूँ कि जिस मिशन को लेकर हम चले थे उसके जो परिणाम आ रहे हैं वो बहुत सुखद हैं, आनंददायक है। ये बहुत सुविचारित तरीके से कि किस तरह से पंचायतों से अपराधी दूर हो जाएं, किस तरह से पंचायतों में शिक्षित लोग आएँ। जिस प्रकार पंचायत एक मिनी सरकार है तो वो अपना इम्प्लीमेंटेशन सभी योजनाओं का अच्छा कर सकें और किस तरह से ऐसे लोग आएँ जो एक मिसाल बन सके, लोगों के सामने मोटिवेट कर सके, प्रेरणा दे सकें। और उसके साथ साथ जो स्वच्छता का मोदी जी का मिशन है उसको आगे बढ़ाने वाले लोग आएँ। और ये सब जो पहले दौर के चुनाव परिणाम आए हैं, मैं उसमें से उसके परिणाम जो देख रहा हूँ वो निश्चित रूप से हमको भी मोटिवेट कर रहे हैं, हमको भी प्रेरित कर रहे हैं कि कितनी तेज़ी के साथ उस रास्ते पर हम बढ़ सकते हैं। क्योंकि इस फैसले में हमने जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसका ग्राम सुधार के लिए उपयोग किया है। इससे तेज़ी से गाँव का विकास होगा, तेज़ी से गाँव प्रगति की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपने देखा हो तो मैं बधाई दूंगा, आज कई समाचार पत्रों ने उन बहनों के इंटरव्यू छापे हैं जो शिक्षित बहनें सरपंच बनकर आई। इसके जो आपने जो रूल्स बनाए, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई उस पर, इसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको दिखाई दिए? थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स, जैसे कि मेवात की बात करें हम तो वहाँ पर जिस व्यक्ति की पहले से 2 पत्नी थी लेकिन वो पढ़ी लिखी नहीं थी, तीसरी शादी रचा ली कि भाई सरपंच ही नहीं छोड़ूंगा, बीवी एक और ले आऊँगा। ये साइड इफ़ेक्ट नहीं है? देखिए, जिस समाज में ये पहले से जहाँ अनुमति है वहाँ ऐसा भी मैं देख रहा था कि ऐसे कुछ दूसरे विवाह भी हुए निश्चित रूप से। लेकिन इसमें से जो पॉजिटिव चीज़ है वो आप देखेंगे, महिलाओं का मान बढ़ा, शिक्षा का मान बढ़ा। जो पहले वाली वो तो महिला ही थी। केवल शिक्षित आए ऐसा नहीं है, शिक्षित महिलाओं का, केवल वहाँ की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे स्टेट में आप देखिए। वहाँ एक उसको छोड़ दीजिए, एक ज़िले में वो उनका एक धर्म विशेष अनुमति भी देता है, लेकिन बाकी सब स्थानों पर पढ़ी लिखी लड़की को लेकर आए, मांग कर लेकर आए, विवाह के तुरंत बाद ही सरपंच बना दिया गया। तो शिक्षित महिलाओं का मान बढ़ना, शिक्षा का मान बढ़ना, ये इन परिणामों में से दिखाई दे रहा है। और वो पंचायतें जहाँ पर उनको सरपंच ही नहीं मिले, कुछ पंचायतें हैं ऐसी, पंच नहीं मिले, 584 करीब रह गए, उनके बारे में क्या सोचा? 528 इस बार की हैं, 600 कुछ जो है हमारी 674 के आसपास पिछले बार के हैं। और जहाँ ये नहीं मिले हैं, एक बार 3 बार का नॉमिनेशन हो जाता है तो उसके बाद बैठकर विचार करके इसको आगे बढ़ाएंगे। मैं आपके चक्रव्यूह के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि कोई भी वार्ड पंच का और कोई भी गाँव बिना सरपंच के नहीं रहेगा, सब जगह प्रतिनिधित्व होगा। मतलब उसके लिए चाहे आपको कानून में संशोधन करना जो पड़े। उस पर सरकार विचार कर रही है किस तरह से उसके रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। मतलब ये जो आपने मुद्दे अपनाए इससे पीछे तो नहीं हटेंगे आप? देखिए, प्रतिनिधित्व के बिना नहीं रहने देंगे, उसके लिए जो भी रास्ते निकालने होंगे बैठकर विचार करेंगे। धनखड़ साहब, आपको हम जानते हैं जब आप विपक्ष में थे और हम बार बार याद दिलाते हैं कि धनखड़ साहब ऐसे नेता हैं जो पूरे हरियाणा में साइकिल लेके घूम लेते थे, किसानों की बात करते थे और बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स स्वामीनाथन वगैरह की बात करते थे। वो ओपी धनखड़ साहब कहाँ चले गए? दिखाई नहीं दे रहे आजकल। साइकिल पर तो मैं अभी सचिवालय तक गया था। भूमिका बदलती है, अब मेरा भूमिका डिलीवरी देने का है। हाँ। और मैं इसी से अभी बात करना, अभी वो बात आपने जो शुरू की थी, देखिए, जहाँ मैंने कहा कि अपराधी दूर हुए, जहाँ मैंने कहा शिक्षा का महत्व बढ़ा है, वहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि औसत आयु कम हो गई है। आपने घुमा दिया मेरा जो सवाल था। मैं आ रहा हूँ अभी दूसरी बार पर आता हूँ। जिस ओपी धनखड़ को हम अपना बड़ा नेता मानते थे, वो क्रांतिकारी नेता ओपी धनखड़ कहाँ चले गए मिनिस्टर बनने के बाद? किसानों को क्यों भूल गए हो? देखिए, अब मेरी भूमिका डिलीवरी देने की है। लोगों ने मुझे चुना, एक मंत्री बनाया है, 3 सत्र आए, तीनों सत्रों में मैं कानून लेकर आया। 2 कानूनों की पूरे देशव्यापी चर्चा हुई है।
जिसमें एक गौ संरक्षण गौ संवर्धन का कानून, मैं आपके ईटीवी के माध्यम से कह सकता हूं कि भारत का सर्वश्रेष्ठ कानून हरियाणा में है। इसी प्रकार से पंचायती राज वाला संशोधन जो हम लेकर आए, सर्वोच्च न्यायालय ने भी जिसके पक्ष में मत दिया, वो सर्वोच्च न्यायालय के देश के सबसे बेस्ट 10 निर्णयों में से उसको माना जा रहा है। अन्य राज्य उसको अनुकरण करना चाहते हैं। तीसरा भी छोटा सत्र आया, तो उसमें भी हम हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, हरियाणा को जो हमारा सपना है आगे बढ़ाने का कि हम एग्रीकल्चर से हॉर्टिकल्चर पर ले आए, उसको बनाने का कानून ले आए। तो 3 सत्र 3 कानून। फिर इस 1 साल के समय में 21 नई योजनाएं जो बाकी राज्यों में नहीं है देश के, इस राज्य में मेरे मंत्रालयों में मैंने शुरू की हैं। आप ग्राम की बात कर रहे थे, पंचायत की बात कर रहे थे, ग्राम सचिवालय हमने यहाँ शुरू कर दिए हैं। हमने गर्वित नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया है पंचायतों की मदद करने के लिए, यूथ का। पंचायतें भी युवा आ रही हैं और ग्रामीण विकास के लिए तरुण हर गांव में हर वार्ड के साथ खड़ा करेंगे, जिससे ग्राम पंचायतों को, जैसे कहीं भगत सिंह क्लब है, कहीं नेता सुभाष चंद्र बोस क्लब है, कहीं विवेकानंद क्लब है, ऐसे जो युवाओं की ऊर्जा है वो अपने गांव के विकास के लिए लगे। हर गांव के बाहर ग्राम गौरव पट लगा देंगे इस स्वर्ण जयंती वर्ष में। 14 पायलट प्रोजेक्ट हम शुरू कर रहे हैं जहाँ खेत पर पानी हम पहुँचाएंगे और आने वाले 10 वर्षों में हर खेत को पहुँचाने का संकल्प है। उस नाते से 1400 नहरें हैं तो उनकी टेल भी हैं। 1100 टेल तक हम पानी पहुंचा पाए 1 साल में, जो बहुत वर्षों से बहुत टेल्स तक पानी जाता नहीं था। तो हर विभाग में, आप एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो हर जो बीमा योजना हम ऐसी लेकर आ रहे हैं, पूरा जो आप योजनाएं बता रहे हैं और जो कानून आपने बताए, जाहिर है कि पूरे भारतवर्ष में इनकी सराहना की गई है। हम भी इसका हमेशा से ही आपका साथ देते हैं। जो अच्छी योजनाएं हैं हम बोलते हैं कि होना चाहिए, पढ़ाई लिखा होना चाहिए, लेकिन अधिकतर जो भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र था ना, जिसे आप क्या कहते थे, संकल्प पत्र, वो संकल्प पत्र जो है उसमें जो आपने जनता को ख्वाब दिखाए थे, वो ख्वाब जमीन पर आप कितने उतार पाए? 2-3 अगर आप उससे अच्छे गए हम। नहीं, उससे अच्छे नहीं जाना, उसमें से जो संकल्प पत्र में से आप तीन चीजें बता दीजिए। संकल्प पत्र में हमने 10,000 रुपये मुआवजा देने की बात की थी, हम 12 दे रहे हैं। उससे आगे गए 2,000 रुपये। बीमा योजना सेंटर अपनी लेकर आ रहा है, हमने अपना प्रारूप बनाया है। हम अपने प्रारूप को सेंटर से चाहते हैं। खरीफ की फसल से हमारी अपनी बीमा योजना शुरू हो जाएगी। किसानों की आप आवाज़ उठाते रहे, लेकिन हमने कहा और आपने मान भी लिया कि अब वो जो साइकिल पे चलते थे ओपी धनखड़, उनका जो किरदार है बदल चुका है, मंत्री के तौर पे डिलीवर करना। सहमत हैं? चलिए आपसे हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि जो संकल्प पत्र लेकर आप जनता में गए थे, कोई 3 बड़ी बातें आप बता सकते हैं? मैंने बताया ना, रोहतक में बैठा, नारनौल में बैठा, सिरसा में बैठा एक आम आदमी जो कम पढ़ा लिखा अनपढ़ है, उसकी समझ में आए, 8.5 लाख योजनाओं परियोजनाओं की बात नहीं करते। 8.5 लाख किसानों को 1092 करोड़ बांट चुके हैं। चलो जो हम मुआवजा की उसी में से है ना। दूसरा 10,000 रुपये जैसे हमने कहा था, उसको हम बाद फसल बीमा की योजना लेकर आएंगे। ड्राफ्ट तैयार है, अगले रबी खरीफ की फसल से केंद्र का भी आएगा, हमारी भी लागू हो जाएगी। कपास का तो मिला नहीं अभी तक। कपास का चुनाव के कारण से कपास का मुआवजा तैयार है, जो ही चुनाव पूरा होगा बंटना शुरू हो जाएगा। अच्छा, दूसरी उपलब्धि आपकी पहली नहीं, पहला एक कंपनसेशन का विषय बताया, दूसरा मुआवजे का विषय बताया, तीसरा मैंने विषय बताया टेल तक पानी। 1400 टेल हैं, हमने 1100 टेल तक पानी पहुंचा दिया है। इजराइल की तर्ज पर हर खेत तक पानी लेकर जा रहे हैं, उस पर तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। एक विषय जो तय किया था उस विषय पर फिर सबसे पहला हमने संकल्प किया था अपने उसमें गौ संरक्षण गौ संवर्धन का कानून, सबसे श्रेष्ठ कानून इम्प्लीमेंट हो गया। जमीन पर कितनी गौशालाएं हैं? अब हरियाणा से गाय बाहर ले जाना तो बहुत मुश्किल है, पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, नहीं तो जो गौ रक्षा वाले हैं वो मारते हैं। गाय जो बांझ हो चुकी है उसको रखा कहाँ जाए, इस पे कितना कार्य किया आप लोगों ने? देखिए, अभी हमारे पास हरियाणा भर में 400 गौशाला है। 400 काफ़ी है? हाँ, 3 लाख पशु उसमें हैं। 1,17,000 पशु जो है वो अभी बाहर है, आवारा है, सड़क पर है, खेतों में है। 40 अभयारण्य प्रदेश भर में बनाने की योजना है। 2 अभयारण्यों के लिए ज़मीन अलॉट हो गई है। मुझे लगता है कि आने वाले 4-5 महीने में, क्योंकि स्ट्रक्चर बनेगा, पशु को एकदम ऐसे नहीं छोड़ सकते हम, उसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, उसकी संभाल की स्थितियां बनेगी। हिसार के गो अभयारण्य के लिए 50 एकड़ ज़मीन मेरे पशुपालन विभाग ने अलॉट कर दी है नगर निगम को, और इसी तरह से पानीपत का हमारा एक अभयारण्य में कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है। बाकी 4-5 अभयारण्य जो है इस प्रोसेस में है, पंचायत आते ही रेजुलेशन आ जाएगा।
चाहिए, क्योंकि अब पंचायतों के चुनाव चल रहे हैं, तो पंचायत की ज़मीन को बिना पंचायत की अनुमति के नहीं ले सकते। इसलिए वो मेरे विभाग की थी, जहाँ भी सरकारी विभाग की थी वहाँ दे दी गई। पंचायतों के रेजुलेशन लेते ही तेज़ी के साथ इस पर काम करेंगे। आने वाले मुझे लगता है कि साल 1.5 साल के अंदर एक भी पशु सड़क पर नहीं होगा जी। एक और उसके साथ वायदा साथ हमने धनखड़ साहब ने किया है, वादे अभी बाकी हैं, लेकिन आप जो सवाल धनखड़ साहब से पूछना चाहते हैं उन सवालों का दौर भी बाकी है। एक छोटा सा ब्रेक लेने का समय हो रहा है। ब्रेक के बाद सवाल और जवाब का ये सिलसिला आपके पसंदीदा कार्यक्रम चक्रव्यूह में यूं ही जारी रहेगा, इसलिए आप कहीं मत जाइए। एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेकर अभी लौट रहे हैं। महिला थानों का आप लोगों ने यहाँ पर शुरुआत की, हरियाणा में वाहवाही लूटी। आपकी मंत्री मेनका गांधी कहती हैं ये तो नॉनसेंस है। उनके सुर में सुर मिलाते हैं अनिल विज साहब। कोई अनुशासन है पार्टी में? नहीं है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का चक्रव्यूह में एक बार फिर स्वागत है। आज चक्रव्यूह में आप जानते हैं हमारे साथ हैं ओपी धनखड़ साहब। आपका ब्रेक के बाद स्वागत है। आपकी जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, मनोहर लाल खट्टर साहब की सरकार, वो सरकार बहुत धीमी गति से चल रही है। कंफ्यूज सरकार उसको लोग मान रहे हैं, और अनुभव की कमी, ये जो आरोप है ये लगते आए हैं लगातार। ये आरोप इसलिए लग रहे हैं क्योंकि अधिकतर जो आप फैसले लेते हैं उन फैसलों से आपकी सरकार पलटती रही है। जाट आरक्षण की हम बात करते हैं। जाट आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र की सरकार है या हरियाणा की सरकार है, आपकी नीति साफ दिखाई नहीं देती। नहीं, कौन सी बात से पलट गया? जाट आरक्षण की बात हम कर रहे हैं। कौन पलट गया? मतलब क्या आप जाट आरक्षण की राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों जाट आरक्षण के पक्ष में है, और जाट आरक्षण देने की हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आप बताइए ना, कैसे दे पाएंगे? आप कह रहे हैं ओबीसी को भी हम नाराज नहीं करेंगे, जाटों को भी आरक्षण देंगे। बिल्कुल, कैसे मिलेगा? कि उनको नाराज भी नहीं करना और जाटों को देना भी है, और इसकी पूरी प्रोसेस चल रही है, और जाटों को आरक्षण मिलेगा, निश्चित रूप से जाटों को आरक्षण मिलेगा। राजकुमार सैनी आपके पार्टी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि जाटों को आरक्षण ओबीसी से खाते से तो नहीं देना चाहेंगे। जो दूसरे जाट नेता जिनका संबंध जाट से नहीं है, वो दबी जुबान में अब तो कैमरा के सामने इन फ्रंट कहते हैं कि जाटों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, संपन्न है। तो आप बस देखिए, पहले भी जो जाटों को आरक्षण था वो संपन्न को नहीं था, वो भी गरीबों को था। उसमें एक 4.5 लाख रुपए की लिमिट थी, वो अपर लिमिट थी। उससे नीचे की आमदनी वालों को ही मिलता था, उससे नीचे नहीं मिलता था। और मुझे लगता है कि अभी भी जो आरक्षण का जो भी पैमाना बनेगा उसमें क्रीमी लेयर हमेशा बाहर होगी, वहाँ के भी गरीबों को ही मिलेगा। इसलिए पहले भी गरीबों को मिल रहा था, आगे भी गरीबों को मिलेगा, और ये पार्टी की कमिटमेंट है, पार्टी जाटों को। लेकिन फिर जाटों में ये वाली जो लेयर वाला जो आप बता रहे हैं, क्यों हो, जो बाकी लोगों को मिल रहा है उसमें भी क्रीमी लेयर को ही नहीं, बाकी जैसे आर्थिक आधार पर जो दिया जा रहा है वो 2.5 लाख से नीचे वालों को है। इसी तरह से ये जब आरक्षण तय हुआ था, इसी में क्रीमी लेयर तय की गई थी। और सामान्यतः ये अच्छी बात है कि जो सबसे पीछे रह गए हैं, अंत्योदय का कंसेप्ट है, उनको मिलना चाहिए। लेकिन जो लोग आप लोगों की ही मुखालफत करते हैं, आपने जैसा बताया पार्टी की लाइन है, पार्टी की लाइन के बाहर जाकर बोलते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? देखिए, हर व्यक्ति अपने अपने वर्ग के हितों की बात करता है, और कोई अपने वर्ग के हितों की बात बोलता है, वहाँ तक जायज़ है। किसी को वोट बैंक भी बना रहे और आपका भी किसी को भी दूसरे वर्ग के खिलाफ बोलने का हक नहीं है। और ये निश्चित रूप से पार्टी ने सबको बता दिया कि कोई भी किसी के खिलाफ नहीं बोलेगा। वर्ग से आपका तात्पर्य वोट बैंक से नहीं, वर्ग में आपने अपने सामाजिक, जैसे बीसी का एक अपना वर्ग है, बैकवर्ड क्लास का, उसी प्रकार से ओबीसी का एक अपना वर्ग है, एससी का एक वर्ग है। वोट बैंक नहीं, सामाजिक वर्ग है। केवल वोट के नजरिए से वोट बैंक ही, जब सामाजिक वर्गों में से लोग प्रतिनिधित्व करते हैं तो अपने अपने वर्ग की बात करते हैं। जैसे जाटों को अपना आरक्षण मांगने का हक है, किसी बाकी को भी अपनी बात कहने का हक है, लेकिन किसी को भी किसी का विरोध करने का हक नहीं। वर्ग इंपॉर्टेंट या पार्टी की नीति इंपॉर्टेंट? नहीं, वर्ग समाज है। पार्टी किसमें है? पार्टी कहाँ से बनी है? पार्टी समाज में से बनी है। पार्टी समाज को रिप्रेजेंट करती है, सरकार भी समाज को ही रिप्रेजेंट करती है, समाज में से चुनकर आती है, हम उनके प्रतिनिधि मात्र हैं। ये मतलब एक अजब लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी में इन दिनों में खास तौर से देखने को मिल रहा है कि आपकी पार्टी कोई नीति बनाती है, कोई चीज़ें लागू करती है। महिला थानों का आप लोगों ने यहाँ पर शुरुआत की, हरियाणा में वाहवाही लूटी आपने। हालांकि जो योजना थी वो कांग्रेस वाले भी कह रहे थे, लेकिन आपने धरातल पे उसको लेके आए। आपकी मंत्री मेनका गांधी कहती हैं ये तो नॉनसेंस है। उनके सुर में सुर मिलाते हैं अनिल विज साहब। फिर आपके मंत्री कुछ आगे कह देते हैं ये उनकी निजी राय है, पार्टी का कोई लेना देना नहीं है।
निजी राय कैसी, कोई अनुशासन है पार्टी में? नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि बहुत अनुशासन के साथ पिछली पार्टी सरकारें, आप देखते थे पूरा अखाड़ा चलता था यहाँ पे। अब तो कोई अखाड़ा नहीं है। तो आप उनके साथ कंपटीशन करने वाले हैं क्या? उनको तो उनको नहीं करना चाहता, लेकिन यहाँ तो पूरा अखाड़ा चलता था। आपको मालूम है पिछले 10 साल कैसा अखाड़ा चला है। तो उनका और क्या उस हश्र हुआ? अखाड़े ऐसा की चाहते कुश्ती हैं? अभी भी रेवाड़ी से भी चल रही है, सिरसा से भी चलती थी, रोहतक से अलग चलती थी। यहाँ तो सब एक लाइन में चलने वाले। लेकिन उनको दिखा दिया ना आईना जनता ने। आपको तो लोग मतलब देखिए, एक अजब तरीके से चुन के लाए लोकतंत्र कि में ये लोग बहुत ईमानदार हैं, ये लोग हमारा काला धन लेकर आएंगे। काला धन मुझे याद आ गया, अभी तक नहीं आया। ये लोग हमें बेरोजगारी भत्ता देंगे, ये लोग बुढ़ापा पेंशन 2000 करेंगे। वो आपने कहा कि 5 साल में हम कर देंगे। बेरोजगारी भत्ता कहाँ है? देखिए, निश्चित रूप से जो भी पार्टी के कमिटमेंट है, पार्टी हर विषय पर अपने काम कर रही है। और निश्चित रूप से मैंने कहा कि जब भी कोई घोषणा पत्र होता है तो वो 5 साल के लिए होता है। और 5 साल में जब जनता के दरबार में जाएंगे तो हिसाब लेकर जाएंगे कि आपने जो हमको मैंडेट दिया था, जनादेश दिया था, हम इन आधारों पर आपने हमको जनादेश दिया था, हम पूरा करके आए। हम तो ओपी धनखड़ साहब को जब से जानते हैं ना, स्वामीनाथन रिपोर्ट का जब भी नाम आता है मेरे जहन में तो कम से कम आपका चेहरा आता है। आपको याद है स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में? बिल्कुल। क्या थी? निश्चित रूप से स्वामीनाथन जी ने 10,000 की सिफारिश की थी, हम 12,000 कर सके हैं। स्वामीनाथन जी ने पानी की बात की थी, मैं पानी हर खेत को पहुंचा रहा हूं। स्वामीनाथन जी ने अच्छे बेटर जो इनपुट चाहिए, आप देखिए पिछली सरकार थी तो खाद का भंडार नहीं छोड़ के गई थी। बेचारे ओम प्रकाश धनखड़ ने 29 अक्टूबर को शपथ ली थी, 6 नवंबर को तो हल्ला मच गया था कि खाद नहीं है था। तो वो मैनेजमेंट जो पिछली सरकार को करके जाना था, प्रबंध, वो भंडारण नहीं करके गई और ओम प्रकाश धनखड़ लोगों के सामने आ गए। इसके बाद एक खरीफ की पूरी फसल चली गई, ये रबी की फसल में जनवरी आ गई, कहीं भी आपने एक भी शिकायत सुनी? पूरी खरीफ की फसल में एक भी शिकायत सुनी? पूरी रबी की फसल में मैं जनवरी में आ गया हूँ, फरवरी के बाद जरूरत नहीं पड़ती है खाद की। कोई एक भी शिकायत कहीं से भी आई? बेस्ट मैनेजमेंट जो इनपुट्स का हो सकता है, स्वामीनाथन का जो सपना था वो आपने पूरा कर दिया। बीज के बारे में उन्होंने जितनी अब स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में जिक्र करना बेमानी है? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, मैं उसके पक्ष में हूँ। स्वामीनाथन रिपोर्ट के हर पक्ष को लागू करना चाहिए। स्वामीनाथन रिपोर्ट एक लेटेस्ट रिपोर्ट है किसानों के बारे में, अच्छा करने के बारे में। स्वामीनाथन जी ने अच्छा काम किया है और हम उसके स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसका एक पक्ष राज्य सरकार के पास नहीं है जो राज्य सरकार कर सकती है। मैंने सूरजमुखी खरीद कराई, मैंने बाजरे की खरीद कराई। स्वामीनाथन रिपोर्ट कहती है हर अनाज को खरीदो जो पहले नहीं खरीदा जाता था। खरीद के मामले में किसानों ने कहा 1 सप्ताह पहले खरीदो, हमने वो खरीद कराई। केवल एक विषय जो राज्य सरकार के हाथ में नहीं है और वो है दाम की बढ़ोतरी, किसान के मुनाफे की बढ़ोतरी। और उसके लिए भी एज ए कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने केंद्र सरकार को, कृषि लागत और मूल्य आयोग को हर बार सिफारिश की है कि हमको आप फसल के दाम स्वामीनाथन साहब की सिफारिश के हिसाब से दो। अगर आप एक साथ 50% पर नहीं जा सकते तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ जाइए। अभी जो हमको दाम मिलते हैं देश के औसत के हिसाब से लगभग 20% मुनाफे के साथ मिलते हैं। हमने कहा कि आप 30 पर बढ़ जाइए, अगले बार 40 पर बढ़ जाइए, अगले बार 50 पे बढ़ जाइए। तो इस नाते से आप रिसोर्सेज के हिसाब से, क्योंकि सबको तालमेल बैठाना पड़ता है, तो आप स्टेप बाय स्टेप भी बढ़ेंगे तो किसानों को इसमें से जो उनको चाहिए वो मिलेगा। ये मैं इसके पक्ष में हूँ और मैं हर बार केंद्र सरकार को इसका आग्रह कर रहा हूँ, किसानों के साथ इसको मांग रहा हूँ। एक गज़ल मुझे याद आ रही है कि शोला हूँ भड़कने की गुजारिश नहीं करता, सच मुँह से निकल जाता है कोशिश नहीं करता, हमदर्दी अहबाब से डरता हूँ मुजफ्फर, मैं ज़ख्म तो रखता हूँ नुमाइश नहीं करता। जो ये शोला है ये कहीं ना कहीं आपके अंदर भी जिंदा है। लगातार काम में हूँ और आपका जो ये शोला है ये भड़क उठता है, सच मुंह से निकल जाता है, उसके बाद कंट्रोवर्सी बन जाती है। नहीं, ऐसे कई बयान आए हैं। देखिए, जो भी विषय मैंने कहा उस विषय को कुछ लोगों ने इस ढंग से प्रस्तुत किया कि जिस ढंग से प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए था। और निश्चित रूप से उस बात की वेदना मुझे भी हुई कि जिसकी प्रस्तुति इन तरीक़ों से की गई। अच्छा है, उससे मुझे भी बहुत सबक मिले हैं। पॉपुलर बहुत हो गए आप उससे पूरे देश भर में इसलिए कहते हैं कुछ अच्छा हो या बुरा हो भविष्य में उसका असर अच्छा ही होता है। भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। जो दर्शक हमारे इस चक्रव्यूह कार्यक्रम को देख रहे हैं और जिन्होंने एक क्रांतिकारी नेता को चुनकर भेजा है, उन अपने वोटर्स को और उन हरियाणा की आवाम को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एक अगला जो साल है ये हरियाणा का स्वर्ण जयंती साल है। 2016 हमारे लिए ऐसा साल है कि हमने पिछले 50 साल का रिव्यू करना चाहिए कि हम कहाँ पहुँचे।
हमको ये काम करना चाहिए कि हमारे सामने चैलेंजेस क्या हैं और आने वाले 10-15 साल की यात्रा हमारी किस दिशा में जाएगी। हम हर डिपार्टमेंट में अपना एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, उसका एक एक्शन प्लान बना रहे हैं और ये 50वां साल इस तरह से मनाना चाहते हैं कि निश्चित रूप से दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर हरियाणा बढ़ सके। उसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं सब तरह से। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये एक आकलन का साल होगा, चैलेंजेस को समझने का साल होगा और आने वाले समय में तेज़ी से हरियाणा को बढ़ा सकें उसका साल होगा। बहुत सारी ऐसी योजनाएं भी इस साल में आएंगी आप बजट में और उसमें देखेंगे जिनको स्वर्ण जयंती योजनाएं कहेंगे, जिनको इसी साल में पूरा करेंगे कि ये काम इस साल के लिए विशेष रूप से हर डिपार्टमेंट ने लिए और इन कामों को हमने इसी साल में पूरा किया। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा, जो आपके मुख्यमंत्री हैं या आप लोग मंत्रीगण हैं, ये मुझे लगता है इस देश को यूरोप बनाकर ही छोड़ेंगे, अमेरिका की तर्ज पर लाकर ही छोड़ेंगे, क्योंकि विदेशी दौरे लगातार बहुत आप लोग कर रहे हैं। क्या फ़ायदा उनसे मिल रहा है? देखिए, आप एक बात पर ध्यान दीजिए, मेरे कृषि मंत्री बनने के बाद अमेरिका के लोग 2 बार आ चुके हैं। आप कितनी बार गए? नहीं, मैं एक बार भी नहीं गया हूँ। आप कहाँ जा चुके हैं? मेरी बताता हूँ कहाँ जाकर आया हूँ। ऑस्ट्रेलिया के लोग आ चुके हैं, वियतनाम के लोग आ चुके हैं, जर्मनी के लोग आ चुके हैं। दुनिया अब एक ग्लोबल विलेज बन गई है। आपको दुनिया के साथ मिलकर तरक्की करनी पड़ेगी, आइसोलेशन में नहीं कर सकते। मैं भी यूरोप के 3 देशों को में जाकर आया था, हंगरी, फ्रांस और स्विट्जरलैंड, और अभी चीन जाकर आया हूँ। इसलिए वहाँ के जो होलसेल मार्केट की जो एसोसिएशन, उसके साथ एक समझौता भी करके आए कि हमारी भी होलसेल मार्केट को वो टेक्नोलॉजी मिल जाए, वो पैकेज की टेक्नोलॉजी मिल जाए, जो उनकी ड्राई करने की या फ्रीजिंग की टेक्नोलॉजी है वो मिल जाए, उनके मार्केट के जो एक्सपीरियंस है वो हमको मिल जाए। स्विट्जरलैंड की आप बात कर रहे हैं, स्विट्जरलैंड, हंगरी, फ्रांस के साथ हरियाणा की क्या सिमिलरिटी है? यहाँ पर जो हम गन्नौर की मंडी बना रहे हैं, वो रंगिस की जो मंडी है 600 एकड़ में, ऐसे ही 600 एकड़ में हम बना रहे हैं। वो यूरोप की सबसे बड़ी मंडी है और हम एशिया की बहुत बड़ी मंडियाँ खड़ी करना चाहते हैं। इसलिए रंगिस मंडी हमारा उसमें से दौरा सबसे इम्पोर्टेंट दौरा था, जो फ्रांस में है, पेरिस के पास है। वो फ्रांस में एक दूसरी मंडी है जो उसी तरह की, पेप्रिकन करके एक उनका शहर है, सेंट चार्लिस मंडी है। उस मंडी वो भी जो है केवल 2 चीज़ों की, फल और सब्जियों की सबसे बड़ी मंडी है। तो उसके क्या एक्सपीरियंस है, किस तरह से उन्होंने मंडी खड़ी की है, कौन सी टेक्नोलॉजीज अपनाई हैं, कैसे मैनेजमेंट का सिस्टम है, वो उसका अध्ययन है। हंगरी की जो गए तो वहाँ वर्ल्ड यूनियन ऑफ होलसेल मार्केट, उसकी कॉन्फ्रेंस थी 4 दिन की। तो जो आजकल होलसेल का जो बिजनेस है उसके चैलेंजेस क्या है, उसको जाने समझे बगैर अगर हम उस रास्ते पर बढ़ जाएंगे तो दुनिया के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ बैठकर 4 दिन विद्यार्थी की तरह से सीखना और पढ़ना, ये सब हम करके आए। इस जवाब में इनकी ईमानदारी हमें दिख रही है और यही जो ईमानदारी है यही इनको यहाँ तक लेकर आई है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हमने इनको जिस लिहाज से चुनकर भेजा था, उस लिहाज से ये हमारी और आपकी अपेक्षाओं पर खरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं। ये अंदाज़ा हमेशा की तरह आप ही लगाइए, क्योंकि आपने इनको चुनकर भेजा है। आप चक्रव्यूह में आए, हमारे सवालात का जवाब दिया, आपका बहुत बहुत ईटीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश राजपूत जी का भी अच्छे सवाल। तो ये था ओपी धनखड़ साहब के साथ हमारा चक्रव्यूह। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। एक नई शख्सियत के साथ अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ईटीवी के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है।